चलिए, और इस वक्त की एक बड़ी खबर विधानसभा चुनाव से जुड़ी आ रही है। आपको बता दें कि बीजेपी ने सूची जारी की है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की लिस्ट जारी की गई है। एमपी से 39 और छत्तीसगढ़ से 21 नामों की सूची जारी हुई है। आलोक शर्मा भोपाल उत्तर, ध्रुव नारायण सिंह भोपाल मध्य, लाल सिंह आर्य गोहद, जयदीप पटेल कुक्षी, कालू सिंह ठाकुर धर्मपुरी, सुमावली एंदल सिंह कंसाना, भगत सिंह नेताम बैहर, राजकुमार कर्राय लांजी, कमल मस्कौले बरघट, महेंद्र नागेश गोटेगांव, नाना भाऊ मोहेड़ सौसर, प्रकाश उइके पांडुना, ओम प्रकाश धुर्वे शाहपुरा, विजय आनंद मरावी बिछिया, चंद्रशेखर देशमुख मुल्ताई, महेंद्र सिंह चौहान भैंसदेही से। तो विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हुई है। एमपी से 39 और छत्तीसगढ़ से 21 नामों की सूची जारी हो गई है। आलोक शर्मा भोपाल उत्तर, ध्रुव नारायण सिंह भोपाल मध्य, लाल सिंह आर्य गोहद, जयदीप पटेल कुक्षी, कालू सिंह ठाकुर धर्मपुरी, सुमावली से एंदल सिंह कसाना। तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बीजेपी के प्रत्याशियों की जो सूची है, बीजेपी की जो पहली लिस्ट है वो जारी कर दी गई है। एमपी से 39 और छत्तीसगढ़ से 21 लोगों के नाम की सूची सामने आई है, जिसमें मध्य प्रदेश की यदि भोपाल की बात की जाए तो भोपाल उत्तर विधानसभा से आलोक शर्मा, मध्य विधानसभा से ध्रुव नारायण सिंह प्रत्याशी होंगे भारतीय जनता पार्टी के। विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, ये जो सूची आप देख रहे हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बीजेपी की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है। एमपी से 39 और छत्तीसगढ़ से 21 नामों की सूची सामने आई है। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, और इसी कड़ी में जो प्रत्याशियों की सूची कह लीजिए, जो लिस्ट सामने आई है, उसमें से कई लोगों के नाम फाइनल बताए जा रहे हैं। एमपी से 39 और छत्तीसगढ़ से 21 नामों की सूची जारी कर दी गई। भारतीय जनता पार्टी की यह पहली सूची है, जिसमें भोपाल उत्तर से आलोक शर्मा, भोपाल मध्य से ध्रुव नारायण सिंह का नाम सामने आया है। लाल सिंह आर्य की बात करें तो गोहद से जयदीप पटेल कुक्षी, कालू सिंह ठाकुर धर्मपुरी, सुमावली एंदल सिंह कसाना, भगत सिंह नेताम बैहर से राजकुमार कर्राय लांजी, कमल मस्कौले बरघाट, महेंद्र नागेश गोटेगांव, नाना भाऊ मोहोड़ सौसर, प्रकाश उइके पांडुना, ओम प्रकाश धुर्वे शाहपुरा, विजय आनंद मरावी बिछिया, चंद्रशेखर देशमुख मुल्ताई, महेंद्र सिंह चौहान भैंसदेही से इन लोगों के नाम फाइनल हो गए हैं। और इस वक्त आपको बता दें कि स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक हमारे साथ जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, बड़ी खबर है, क्योंकि जब जब इलेक्शन बहुत नजदीक आने लगता है तब हमने देखा है लिस्ट को लेकर, प्रत्याशियों के नाम को लेकर कितनी उठापटक होती थी, लेकिन बीजेपी की जो पहली लिस्ट आई है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए, और खासतौर पर मध्य प्रदेश से यदि मैं भोपाल की बात करूं यहां विधानसभा की, तो 2 विधानसभा में लगभग नाम भी सामने रख दिए हैं। तो मुझे लगता है स्थिति बिल्कुल क्लियर है, और पहली बार इतनी जल्दी लिस्ट जारी करके बीजेपी ने एक बहुत बड़ी एक चीज अपनी सामने रखी है। जी बिल्कुल राखी, ये जो एकदम चौंकाने वाली खबर है। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी इतनी जल्दी अपनी सूची जारी कर देगी, क्योंकि लगातार जो है हम नोटिस कर रहे थे, लगातार इस तरह के बयान आ रहे थे कांग्रेस से। कमलनाथ लगातार ये कह रहे थे कि हम अपनी लिस्ट पहले डिक्लेयर करेंगे, कांग्रेस अपने उम्मीदवार की सूची जारी कर देगी ताकि उम्मीदवार काम कर सके। लेकिन बीजेपी ने इस बार एकदम से लगभग 39 मध्य प्रदेश में और 21 छत्तीसगढ़ में डिक्लेयर कर दिया। आपको मैं बताना चाहूंगी, ये वो सीट्स हैं जहां पे बीजेपी हारी थी। यानी बीजेपी का क्लियर मोटिव है, मकसद है कि उम्मीदवार का नाम पहले से तय हो जाए ताकि वो वहां पे काम करे। ये सारी हारी हुई सीट्स है। और कल ही एक बहुत अहम बैठक हुई थी दिल्ली में, जहां पे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा मौजूद थे। तो ऐसा लग रहा था कि ये सारी मीटिंग्स जो हो रही है इसी चुनाव को लेकर हो रही थी। अमित शाह हम देख रहे थे लगातार आ रहे थे, बैठकें ले रहे थे। तो आप देखिए उन्हीं बैठकों का, उन्हीं सारी चीजों का जो हम एक तरह से कह सकते हैं एक निचोड़ सामने आया है कि बीजेपी ने 39 सीट्स
में अपने उम्मीदवार उन्होंने घोषित कर दिए ताकि आप काम करें। और आप जैसा आपने कहा कि इसमें भोपाल में भी वो 2 सीट्स हैं जहां पे बीजेपी हारी हुई है, उनको नाम डिक्लेयर कर दिया गया ताकि आप काम करें, लोगों के बीच में जाएं, बीजेपी की जो घोषणाएं हैं, जो सारी जो सरकार की योजनाएं हैं, जो काम कर रही हैं, उनको लेकर लोगों के बीच में जाएं। तो आप देखिए बीजेपी किस तरीके से इस बार जो चुनाव है उसको लेकर कितनी सजग है। लगातार ये बात हो रही है कि 2023 का जो चुनाव है वो मध्य प्रदेश के लिए एक कांटे की टक्कर है, क्योंकि 2018 में भी हमने देखा था कि बहुत कम मार्जिन था कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, और सरकार जो है बीजेपी के हाथ से स्लिप हो गई थी। तो इस बार जो है बीजेपी कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं छोड़ना चाह रही है जिससे कि उसको आने वाले चुनाव में दिक्कत आए, और वो बिल्कुल कोशिश है उसकी। चाहे बहुत सारे जो सर्वे रिपोर्ट्स लगातार आ रहे हैं और उसमें ऐसा जो वो सर्वे रिपोर्ट्स उसमें दिख रहा है, उसमें जो लगातार जो आ रही है खबरें कि शायद पलड़ा कांग्रेस की तरफ भारी है, लेकिन बीजेपी लगातार ये कोशिश कर रही है कि जितनी भी वीक पॉइंट्स है उस पे वो काम करे। जी बिल्कुल मुक्ता जी, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह भी होगी कि जिन प्रत्याशियों के अभी नाम आए हैं, देखिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से दोनों सूचियां हैं और इसके बाद उनकी तैयारी तो समझ लीजिए कि अब सूची आ गई, सब कुछ एक मोहर लग गई उनके नाम पे। अब यदि विधानसभा वाइज हम एक आकलन भी यदि करके देखें तो निश्चित तौर पर ये वो नाम है जहां से हम बहुत ज्यादा परिचित हैं। भोपाल की बात कर लें, यहाँ और मध्य प्रदेश की दूसरी सीटों की हम बात कर लें, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं बड़ा रोचक सा ये मुकाबला हो सकता है। और कांग्रेस भी इसके बाद हो सकता है अपनी चीजों पे, कहते हैं ना, धीरे धीरे पत्ते खोले, लेकिन बड़ा सोच समझ के करेगी, क्योंकि कहते हैं कि जब एक प्रत्याशी का नाम एक राजनीतिक दल से आ जाता है तो वो उसके कंपैरिजन में ये देख के अपना प्रत्याशी खड़ा करता है कि वो उससे कितना ज्यादा प्रभावी है। और यदि यहीं की सीटों की बात कर लीजिए तो ये बड़ा एक, कहते हैं ना, कि एक टफ टास्क होगा इस बार के इलेक्शन में। मुक्ता जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, मुक्ता जी तक मेरी आवाज़ नहीं पहुंच रही है और एक बार फिर से उनको कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि बड़ा महत्वपूर्ण ये है और निश्चित तौर पर जो सूची सामने आई है, इन लोगों के नाम जो हैं इनकी तैयारियां शुरू हो जाएंगी और ये बड़ा एक टफ टास्क कहीं ना कहीं होगा कांग्रेस के लिए कि वो किस तरह के प्रत्याशियों को सामने उतारता है। और एक बार फिर हमारे साथ मुक्ता पाठक जी जुड़ गई हैं। मुक्ता जी, कहीं ना कहीं अब क्योंकि जो बीजेपी की पहली लिस्ट आई है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए, मध्य प्रदेश की जो भी विधानसभाएं में उनके लिए यदि बात करूं तो अब कांग्रेस जो है एक बड़ा, कहते हैं ना कि उसके लिए बड़ा आसान तो नहीं कह सकते, लेकिन बड़ा सोच समझ के अपने प्रत्याशी वो रखेगी कि जो नाम आए हैं वो कितना प्रभावी हैं, कितना वो कॉम्पिटिट कर पाएंगे, अपने वो कैंडिडेट सामने लाएगी। तो मुझे लगता है थोड़ा कांग्रेस के लिए आसानी हो जाएगी इसके बाद। देखिए राखी, हम लगातार देखिए जो कमलनाथ जी की वर्किंग है वो लगातार जो है अपने सर्विस कराते आ रहे हैं और उस हिसाब से जो है वो उम्मीदवार तय करेंगे। और वो लगातार ये कहते भी रहे हैं कि मैं अपने उम्मीदवार जो सर्वे रिपोर्ट आ रही है उस हिसाब से तय करूंगा। हालांकि अब जब ये बीजेपी की सूची आ गई है तो इसको भी वो देखकर ध्यान में रख के वो तय करेंगे। और जो आप बात कह रही हैं कि कठिन जो है और बीजेपी जिस तरह से ये कोशिश कर रही, जैसा मैंने कहा कि लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं रहे जो उनके लिए वीक रहे और सत्ता उनके हाथ से एक बार फिर से फिसल जाए, जैसे 2018 में हुआ था। तो लगातार बीजेपी की कोशिश है, इसीलिए ये जो है एकदम से सबको ये चौंका दी, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि लिस्ट आ जाएगी और इतने सारी लिस्ट आ जाएगी, इतने सारे विधानसभा सीटों की आ जाएगी। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो 39 सीट्स आ गए, ये बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इसको आप इस तरह के से देखिए, जैसा बार बार कहा जा रहा है कि 2023 का ये जो चुनाव है मध्य प्रदेश का बहुत रोचक होने वाला है, चाहे हम कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें। और बीजेपी लगातार जो है कहीं ना कहीं एक कदम आगे नजर आ रही है। अगर हम बात करें लाडली बहना योजना की, तो वो जो योजना आई वो ठीक इलेक्शन से 3-4 महीने पहले आई, बहनों के खाते में पैसे डलने शुरू हो गए, तो उसका भी। मुक्ता जी, बीच में रोकूंगी, इस वक्त आपको बता दें कि रायपुर से हमारे सहयोगी शशिकांत साहू भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शशिकांत, बड़ी खबर है और शायद इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से पहली सूची आ गई है, क्या कांग्रेस के लिए आसान हो जाएगा अब? क्योंकि ये देखा जाएगा कि पहली सूची में कौन से चेहरे किस विधानसभा से हैं और कांग्रेस उस पर किस तरह का उम्मीदवार सामने रखे।
बिल्कुल, देखिए कल ही जो है भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। देर रात तक जो है बैठक जारी थी। अब प्रदेश के तमाम जो दिक्कत देता है प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, यहाँ के जो प्रभारी है ओम माथुर, चंदेल, सभी इस बैठक में शामिल हुए थे और कयास लगाए जा रहे थे कि अगस्त के अंतिम सप्ताहों में जो है प्रत्याशियों की घोषणा कर दी जाएगी। लेकिन जैसे ही बैठक खत्म हुई, आज प्रत्याशियों की जो है घोषणा कर दी गई है। छत्तीसगढ़ में 21 जो है प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें जो है सबसे हाई प्रोफाइल सीट की बात की जाए तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र पाटन विधानसभा क्षेत्र से अभी जो सांसद है विजय बघेल, सांसद के अलावा जो है अभी घोषणा पत्र समिति के संयोजक भी है विजय बघेल, उन्हें जो है प्रत्याशी के रूप में उन्हें सीट दी गई है, प्रत्याशी का चयन किया गया है। इसके अलावा रामानुगंज की बात की जाए तो वहाँ जो है निश्चित तौर से अलग अलग जो जिम्मेदारी है दी गई है, अलग अलग हम बस्तर की बात की जाए तो मनीराम कश्यप को जिम्मेदारी दी गई है, साथ ही जो है कोरबा से लखन लाल देवांगन को जो है जिम्मेदारी दी गई है। वही सिहावा से श्रवण मरकाम को जो है सीट मिला है, साथ ही जो है हरिश्चंद्र राठिया को धर्मजयगढ़, इसके अलावा रामानुगंज से राम विचार नेताम जो है सांसद भी थे, तो अब जो है राम विचार नेताम को जो प्रत्याशी के रूप में उन्हें जिम्मेदारी दी गई है। अब बिल्कुल शशिकांत, मैं बीच में आपको रोकूंगी और निश्चित तौर पर बड़ी खबर है और आखिरकार सूची आने के बाद पर देखिए कि विधानसभा में जिस तरीके से इलेक्शन है, तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और पहली सूची जिस तरीके से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए आई है, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक आसानी भी हो सकती है कि अब उनको उनके कंपैरिजन में कैसा कैंडिडेट लाना है। लेकिन ये अंदरूनी मामला है कांग्रेस का कि उनकी स्ट्रेटजी क्या है प्रत्याशियों के नाम सामने लाने की। लेकिन बीजेपी ने वाकई सबको चौंका दिया है कि इतनी जल्दी, पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि इतनी पहले से लिस्ट सामने आई है, नहीं तो अंततः नाम फाइनल होने में वक्त लगता था। और इस वक्त आपको बता दें कि हमारे साथ स्वदेश न्यूज की एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मुक्ता जी, ये मुझे लगता है कि दोनों ही स्टेट की यदि मैं बात करूं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, क्योंकि दोनों के लिए ही जो सूची आई है 39 और 21 के जो नाम सामने आए हैं, इनकी तैयारियां तो समझ लीजिए कि आज से ही शुरू हो गई, क्योंकि इनके नामों पर मुहर लग चुकी है। इनकी तैयारियां, इनके समीकरण उस विधानसभा में कैसे करना है। लेकिन कांग्रेस को ये अब एक जोर मिला है आज की इस घटना के बाद से कि वो मंथन बहुत जल्दी शुरू कर देंगे कि यदि ये इतनी जल्दी इतने नामों की लिस्ट दे रहे हैं तो हमें भी अपने वो कैंडिडेट अपने एक माइंड में रखना होगा। हम भले ही कितने सर्वे कराएं, तमाम चीजें कराएं, लेकिन वो ये जरूर देखेगी कि उनके सामने कितना प्रभावी व्यक्ति रखा जाए। क्योंकि मुक्ता जी, आप भी बहुत अच्छे से जानती हैं, अमूमन कितना ही कुछ करा लिया जाए, चेहरा हमेशा उसी का सामने लाया जाता है जो जीत का कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ये जिता के लाएगा चीजों को। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जीतने वाला उम्मीदवार ही जो होता है वो पार्टी उसी को तय करती है, चाहे वो हम कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें। चौंकाने वाली खबर है कि बीजेपी ने 39 जो है लिस्ट कैंडिडेट्स की जारी कर दी है। और मैं राखी आपको बताना चाहूंगी कि कल 11 बजे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है कांग्रेस में, और ये उसमें बताया जा रहा है कि बहुत महत्वपूर्ण विषय पे है। जब हमने जानने की कोशिश करी तो लिस्ट की तो बात नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के ज्वाइन करने की बात सामने आ रही है। लेकिन हाँ, अब ये जो बीजेपी की सूची आई है उसके बाद कांग्रेस को भी अब अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करनी पड़ेगी और करनी भी चाहिए, क्योंकि लगातार कमलनाथ ये कहते आए हैं कि कांग्रेस जल्दी जारी करेगी सूची। लेकिन इसमें भी बाजी जो है वो बीजेपी ने मार ली। बीजेपी ने बिल्कुल सीरियसली इस बात को दिखा दिया, जो लगातार हम देख रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आ रहे हैं, मीटिंग्स ले रहे हैं, और जिस तरह से वो सीरियसनेस दिखा रहे हैं और वो लगातार कह रहे हैं कि आपसी जो मतभेद है उसको भुला के जीत की तैयारी करनी है, विधानसभा चुनाव की तैयारी करनी है। उसका एक नतीजा है कि देखिए, ये जो हारने वाले, जहां से बीजेपी 2018 में जिस जगह से हारी थी उस जगह के सबसे पहले उन्होंने लिस्ट जारी कर दी, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात करें या मध्य प्रदेश की बात करें। तो बीजेपी, ये बिल्कुल नजर आ रहा है कि बीजेपी कितनी सीरियस है इस बार के चुनाव को लेकर, क्योंकि इस बार का जो चुनाव है बहुत कांटे की टक्कर का होने वाला है। जी बिल्कुल मुक्ता जी, जिस तरीके से नाम सामने आए हैं, भोपाल की 2 विधानसभा के हम नाम देख लें, हम आलोक शर्मा की बात कर लें,
हम यहाँ ध्रुव नारायण सिंह की बात कर लें और जो दूसरी जगह से दूसरे जो जहां से जो नाम सामने आए हैं, चाहे लाल सिंह आर्य की बात कर लें, ऐसे बहुत सारे कहते हैं ना कि 39 लोगों के नाम हमारे सामने हैं। तो यदि हम तमाम लोगों की बात करें और क्योंकि भोपाल से हैं अभी हम, तो भोपाल की यदि हम 2 विधानसभा को लेकर चलें तो लगता है कि ये कहीं ना कहीं एक बड़ा एक कांटे की टक्कर कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी। ऐसा मैं इसलिए भी पूछ रही हूं क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया ध्रुव नारायण सिंह की राजनीति हमने एक बहुत समय पहले देखी थी। इस बार मध्य विधानसभा से हम देखें तो आरिफ मसूद यहां से कांग्रेस के विधायक हैं, तो कहते हैं कि क्या बीजेपी एक वापस से अपना कमल वहां खिला पाएगी। आलोक शर्मा की यदि राजनीति की बात करें हम तो निश्चित तौर पे उनका भी एक अपना नेतृत्व अलग ही रहा है, लेकिन एक लंबा वक्त हो गया और जिस विधानसभा सीट से उनका नाम सामने आया है निश्चित तौर पर वो एक अलग वर्ग का पूरा एक वोट बैंक होता है। तो ये कहीं ना कहीं तमाम चीजें हमें देखने को मिलेंगी। जी बिल्कुल सही आपने आंकलन किया है। देखिए आलोक शर्मा लगातार कोशिश कर रहे थे कि उनको टिकट मिले, वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के करीबी भी माने जाते थे। वो पिछले बार भी उम्मीद कर रहे थे कि उनको मिल जाएगा टिकट, लेकिन किसी कारण से उनको नहीं मिला। इस बार मिला है। ध्रुव नारायण सिंह के बारे में जो आप बात कह रही हैं बिल्कुल सही है। एक कंट्रोवर्सी के कारण जो है वो लगभग जो है उनका पॉलिटिकल कैरियर एक तरीके से खत्म हो गया था, लेकिन उन्होंने जो है अपना काम करना नहीं छोड़ा था। वो लगातार सक्रिय बने हुए थे और अब देखिए अब ये दोनों, देखिए ये सही समय है। आपने बहुत पहले नाम डिक्लेयर कर दिया है तो उनके पास समय है काम करने को। और लगातार हम बीजेपी की जो आप वर्किंग स्टाइल देखेंगी तो लगातार 24/7 वहां काम होता रहता, कार्यकर्ता काम करते रहते हैं, किसी न किसी माध्यम से काम होता रहता, चाहे वो वोटर से मिलने की बारी है, कोई ना कोई इवेंट करके लगातार वो एक जन संपर्क बनाए रहते हैं वोटर्स से, लोगों से, जनता से। तो देखिए ये इतना इनको समय मिलेगा। जैसे हम बात कर रहे हैं ध्रुव नारायण सिंह की, हम बात कर रहे हैं आलोक शर्मा की, तो इनको अब एडवांटेज है कि उनके पास 2-2.5 महीने का पूरा समय है, 3 महीने का समय है काम करने के लिए, लोगों अपने सरकार की घोषणाएं बताने के लिए, सरकार की उपलब्धि गिनाने के लिए और ये भी जनता को बताने के लिए कि वो कैंडिडेट क्यों सही है उस इलाके के लिए, उस सीट के लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। और भी नाम है मुक्ता जी, हम लाल सिंह आर्य की बात करें, गोहद से उनका नाम आया, जदीप पटेल कुक्षी से, कालू सिंह ठाकुर धर्मपुरी। मुझे लगता है ये वो नाम है शायद इन पे से, क्योंकि ये मालूम था कि इस बार इलेक्शन है और इलेक्शन के लिए इन नामों को लेकर, इनके काम को लेकर, इनके रिपोर्ट कार्ड को लेकर अमूमन होता था कि एम मूवमेंट पे तमाम चीजें होती थी। शायद ये पहले से मंथन था, क्योंकि ये एक दिन का काम नहीं है कि इतने पहले से हम डिक्लेयर कर रहे हैं। मुझे लगता है काफी दिनों से, और ये जो लगातार बड़े बड़े दिग्गजों के हम मध्य प्रदेश में दौरे देख रहे थे, भोपाल में भी हमने बड़ी बैठक बीजेपी की देखी थी, तो मुझे लगता है ये उसी का एक अमृत निकला है कि पहली लिस्ट इतनी जल्दी आज सामने आई है। बिल्कुल सही कहा राखी आपने। हम लगातार ये पूछ रहे थे, हम सारे बीजेपी के बड़े तमाम नेताओं से ये पूछते थे कि आप लोगों के चिंता की लकीरें बढ़ गई हैं क्या, आप लोग चिंतित हो क्या इस चुनाव को लेकर कि तमाम दिल्ली से लीडर्स आ रहे हैं, आप लोगों की इतनी बैठकें हो रही हैं। तो वो लगातार ये कहते थे कि रणनीति बन रही है, हम लोग तय कर रहे हैं। तो देखिए वही बैठकें, वही रणनीति का जो निचोड़ है वो सामने आया है कि लगभग 2.5 से 3 महीना पहले बीजेपी ने अपने लिस्ट डिक्लेयर कर दी और उन जगहों की लिस्ट उन्होंने कैंडिडेट्स डिक्लेयर किया है जहां बीजेपी चुनाव हारी है। यानी बीजेपी ये दिखाने की बिल्कुल कोशिश कर रही है कि हम बिल्कुल सीरियस हैं, आप लोगों का नाम है, ये देखिए कोई राजनीति यहां नहीं है, कोई अंतरकलह नहीं है, आप लोग काम करिए, पार्टी आपके साथ है, आप जनता के बीच में जाइए और काम करिए। बिल्कुल, चलिए लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। इस वक्त आपको बता दें कि रायपुर से हमारे सहयोगी शशिकांत साहू भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशिकांत, कितना महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ के लिए, क्योंकि अभी तक तो ये हो रहा था कि भूपेश है तो भरोसा है, तमाम चीजें हैं, लेकिन बीजेपी की जो पहली सूची इतनी जल्दी आ गई है वो कहीं ना कहीं ये दिखावा है, या ये कह लीजिए कि ये तमाम चीजें बयां कर रही है कि इतनी जल्दी मंथन हो गया, इतनी जल्दी नाम आ गए। क्या कांग्रेस जो हमेशा कहती थी कि इनके पास तो कोई चेहरे नहीं है, ये क्या ऐसे चेहरों को सामने लाएंगे जो हमें कंपटीशन देंगे, लेकिन पहली लिस्ट इतनी जल्दी जारी करके मुझे लगता है बीजेपी ने एक जवाब दिया है।
बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार जो है जो राज्य सरकार है, चाहे भूपेश हो चाहे कांग्रेस हो, निश्चित तौर से लगातार जो है राज्य जो भूपेश जो बीजेपी है उन पर लगातार कह रही थी कि उनके पास न तो कोई चेहरे हैं, वही जो केंद्रीय नेता है वे मोदी और शाह के भरोसे बैठ रहते हैं, लेकिन मोदी और शाह अब जहां जाते हैं वो पराजित होकर सामने आते हैं। तो अब बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस सरकार जो है भरोसे के सम्मेलन, भरोसे का कार्यक्रम लगातार जारी कर रही है और निश्चित तौर पर किसी ने उम्मीद नहीं लगाई थी कि इतनी जल्दी जो है बीजेपी प्रत्याशियों के जो लिस्ट है, पहली लिस्ट है वो जारी हो जाएंगे, क्योंकि अभी 2 माह से अधिक का समय जो है विधानसभा चुनाव में बाकी है। ऐसे में इतनी जल्दी उम्मीदवारों के चयन निश्चित तौर से, हालांकि उम्मीदवारों के प्रत्याशियों के नामों का चयन कर दिया गया है, तो निश्चित तौर से अब प्रत्याशियों को अपने प्रचार के लिए उन्हें समय मिल जाएगा, लेकिन इतनी जल्दी उम्मीद किसी ने नहीं लगाई थी। और प्रत्याशियों के चयन जिस प्रकार से किया गया है, सबसे बड़ी बात हम की जाए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो विधानसभा क्षेत्र है पाटन, वहां से खुद अभी सांसद रहे सांसद है उन्हें जो है या जो सीट जो है दी गई है, विजय बघेल को दी गई है। वे घोषणा पत्र समिति के संयोजक भी है। निश्चित तौर से अभी बीजेपी घोषणा अभी हाल ही में आज से ही 4 संभागों में घोषणा पत्र को लेकर समीक्षा की शुरुआत की है। वे जो है अलग अलग वर्ग के लोगों के पास जाएंगे और समीक्षा करेंगे, उनसे जो है घोषणा पत्र में क्या कुछ शामिल किया जा सकता है, इन तमाम विषयों को लेकर जो है चर्चा करेंगे। हम खुज्जी की बात की जाए तो खुज्जी भी विधानसभा सीट से गीता घासी साहू को जो है अभी हाल ही में जिला पंचायत अध्यक्ष है, उन्हें जो है प्रत्याशी के रूप में चयन किया गया है। वही हम खैरागढ़ की बात की जाए तो खैरागढ़ विधानसभा में जिला पंचायत उपाध्यक्ष विक्रांत सिंह को जो है प्रत्याशी के रूप में चयन किया गया है। वही रामानुगंज से भी जो है जो पूर्व सांसद रहे राम विचार नेता, उन्हें जो है प्रत्याशी के रूप में चयन किया गया है। इसके अलावा देवलाल ठाकुर को जो है प्रत्याशी के रूप में चयन किया गया। तो निश्चित तौर से एक बड़ी जो है भूमिका कहीं न कहीं राजनीति में सक्रिय रहे और कहीं न कहीं जनता के बीच में जो लोग रहते थे, उनसे घुल मिल कर रहते थे, उनसे बातचीत करते थे, इन ऐसे जो प्रत्याशियों का चयन जो है बीजेपी ने की है। तो निश्चित तौर से काफी समय भी मिल गया है और जो उम्मीद जताई जा रही थी कि जो हारे हुए सीट, कल ही जो है दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा जेपी नड्डा के साथ छत्तीसगढ़ के नेताओं की बैठक हुई थी, जिसमें एक बार हारे हुए सीट, जीते हुए सीट और लगातार जिसमें हार हो रही है, उन तमाम सीटों को लेकर जो है विस्तृत चर्चा हुई थी और इसके बाद ही जो है लिस्ट जारी की गई है। जी बिल्कुल शशिकांत, एक महत्वपूर्ण बात यह भी है, अभी जिस तरीके से खबर है कि एक कैटेगरी बनाई गई है छत्तीसगढ़ में और उन कैटेगरीज में ये प्रयास किया जा रहा है कि किस जगह पे बीजेपी कमजोर है, किस जगह पे बीजेपी बहुत मजबूत है, किस जगह पर बीजेपी कांग्रेस के दोनों प्रत्याशी जीते थे। ऐसा पूरा आकलन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है कांग्रेस का। उसके बाद अब ये लिस्ट आ गई है बीजेपी की, तो क्या लगता है कि ये जो नाम सामने आए हैं, जितने भी लोगों के 21 लोगों के नाम सामने आए हैं, आपने पाटन से विजय बघेल का नाम बोला, हम रामानुजगंज की बात करें तो राम विचार नेताम का नाम सामने आया, तो इन तमाम लोगों के साथ साथ जो 21 लोग हैं और कांग्रेस जो एक कैटेगरी वाइज पूरा प्लान कर रही है कि हमें कैसे काम करना है, ये इन दोनों को कंपेयर करें तो क्या उसी के तमाम चीजों को ध्यान में रखकर कांग्रेस की लिस्ट भी उम्मीद करें कि जल्दी आएगी? और ये जितने प्रत्याशी हैं, क्या ये वाकई उतने प्रभावी हैं कि ये कांग्रेस के वर्तमान के जो विधायक हैं या जो मंत्रिमंडल में हैं, अब ये तो देखिए भूपेश बघेल और कांग्रेस की अंदरूनी बात होगी कि वो किसको टिकट देते हैं, लेकिन क्या एक रिपीटेशन किया जाएगा या इन नामों को देख के बदलाव हो सकता है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से बीजेपी में जो उम्मीदवारों की घोषणा की है, अभी जैसे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है, निश्चित तौर से उसमें जाति, जिस तरह से जाति वर्ग है उसे साधने की कोशिश को लेकर भी जो है बैठक में चर्चा की गई। तो इसी जो जाति वर्ग है उसे भी साधने की कोशिश जो अभी 21 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है उसमें कहीं न कहीं की गई है। जो प्रत्याशियों के चयन किया गया है निश्चित तौर से सक्रिय राजनीति में है, अभी कुछ न कुछ पद में वे
बने हुए हैं। तो निश्चित तौर से हमेशा जिस तरह से हम बात करते हैं कि नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, तो इसमें तो लगभग सभी जो प्रत्याशी है नए चेहरे के रूप में, हालांकि जो कुछ है जो सांसद है और इसके अलावा पूर्व सांसद है, लेकिन इससे पहले जो है उन्हें प्रत्याशी के रूप में टिकट नहीं मिली थी। इस बार जो है नए चेहरों की बात लगातार जो है बात की जा रही थी, अभी नए चेहरों को मौका मिला है तो निश्चित तौर से नाराजगी अभी कई क्षेत्रों में जाने से पता चल रहा है कि वहाँ के विधायक है उन या मंत्री है उन पर जो है जो जनता है वे नाराज स्वाभाविक है। लेकिन जिस तरह से टिकट बीजेपी ने उम्मीदवारों पर अभी भरोसा जताया है, उन भरोसा पर वे कितना खरा उतरते हैं और जनता उन पर कितना विश्वास करती है यह तो नवंबर में ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने आज प्रत्याशियों का चयन किया गया है, निश्चित तौर से इसकी उम्मीद न तो कांग्रेस ने लगाई थी न ही जो लोग हैं वो लगाए हुए थे। उन्हें आज प्रत्याशियों का चयन किया गया है। अब देखने वाली बात होगी इसके प्रत्याशियों के चयन पर अब कांग्रेस उनके खिलाफ कौन से उम्मीदवार को जो है मैदान पे उतारती है। जी बिल्कुल शशिकांत, एक महत्वपूर्ण बात और यहां पर आती है कि अब प्रत्याशी कौन होंगे कांग्रेस के, ये आने वाले समय में देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये मंथन जरूर शुरू हो जाएगा कांग्रेस में भी कि ये जो लिस्ट आई है 21 लोगों की, अब हमें कौन से 21 इनके सामने उतारने हैं, उनका क्या क्राइटेरिया रखना है, वहां के जातिगत समीकरण क्या होंगे, वहां के मुद्दे क्या होंगे और पिछला रिकॉर्ड क्या है। मुझे लगता है तमाम चीजों पर मंथन करने के लिए कांग्रेस को थोड़ा सा समय बहुत अच्छा मिल गया क्योंकि पहली लिस्ट जल्दी आ गई है। तो इसके बाद भी क्या लगता है छत्तीसगढ़ में इस बार लगातार जो भरोसे का सम्मेलन है भूपेश का, या बीजेपी कहती है कि हम अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहे हैं। एक क्योंकि आप रायपुर को छत्तीसगढ़ को बहुत नजदीक से कवर करते हैं, क्या लगता है कि कुछ बदलाव की जो बयार है वो थोड़ी थोड़ी दिखती है, एक तरफा हो सकता है, पकड़ भूपेश की जो है बघेल की वो वैसी ही रहेगी, या कहीं ना कहीं एक कब्जा करने की जो बात बीजेपी की आ रही है वो थोड़ी प्रभावी सी दिखती है? बिल्कुल राखी, देखिए जिस तरह से बीजेपी ने उम्मीदवारों की घोषणा की है, निश्चित तौर से आपने कहा कि कांग्रेस को समय मिल गया है। समय आते हालांकि कांग्रेस ने भी ब्लॉक स्तर पर 2018 के जो जिस तरह से चुनाव लड़े थे उसी तरीके से ब्लॉक स्तर पर जो है प्रत्याशियों के लिए आवेदन लिए जाएंगे, उसके बाद जिला में छटनी होंगी और जो है वे ऊपर स्तर तक जो है प्रत्याशियों के नाम भेजेंगे। लेकिन जो स्थिति छत्तीसगढ़ में बनी हुई है, हालांकि जो स्थिति अभी जो पूर्ण बहुमत के साथ जो है 2018 में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, लेकिन वो परिस्थिति अभी कुछ बदली हुई नजर आ रही है। जो भरोसा राज्य की सरकार पर थी, हालांकि जो भरोसा के सम्मेलन कार्यक्रम कर रहे हैं सभी संभागों में कर रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका भी जो है इसमें शामिल हो रही है। लेकिन हम बात करें ग्रामीण स्तर के किसान हालांकि खुश नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन हम शहरी क्षेत्र की बात की जाए तो शहरी क्षेत्र के जो जनता है वो कहीं ना कहीं राज्य सरकार से नाराज है। इसके अलावा कर्मचारी वर्ग की बात की जाए, कर्मचारी वर्ग लगातार राज्य सरकार के खिलाफ आंदोलनरत है। हालांकि जो है उनके सरकार ने मांगों पर विचार करने की बात कही है, लेकिन विचार के बाद भी वे लगातार आंदोलनरत है। एक के बाद एक कर्मचारी संगठन आंदोलन जा रहे हैं, तो कर्मचारी संगठन भी लगातार उनसे नाराज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह जो नाराजगी है वो आने वाले चुनाव में कांग्रेस सरकार को जो है नुकसान इनका वो उठाना पड़ सकता है। वहीं बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी जमीन स्तर जो बैठकों का दौर तो जारी है, अमित शाह आ रहे हैं, अन्य मंत्री आ रहे हैं, बैठक सिर्फ जो है भाजपा कार्यालय में बैठक हो रही है, लेकिन वे जमीन पर जो है उतर कर काम नहीं कर पा रहे हैं। भाजपा को भी जो है अगर चुनाव में सत्ता दोबारा काबिज करना है तो उन्हें जमीन पर जाकर काम करना होगा। जितने भी उनकी काम है, जिनके जो केंद्र से जिम्मेदारी दी जाती है वो कहीं ना कहीं जो जिम्मेदारी है वो जमीन पर नजर नहीं आती है। अभी हाल ही में कुछ दिनों में बीजेपी नेता हालांकि जमीन पर नजर आ रहे हैं, लेकिन जो भूपेश राज्य की सरकार है जो काम कर रहे हैं उसके खिलाफ जो है उन्हें जमीन पर जनता के बीच जाकर कुछ काम करने की जरूरत है। तो निश्चित तौर से कहा जा सकता है जिस तरह से जो
कांग्रेस सरकार है उन्हें अपनी सत्ता बचानी है, और जो बीजेपी है उन्हें जिस तरह से 15 साल सत्ता में काबिज होने के बाद जो है उन्हें करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी, तो उन्हें फिर से कैसे सत्ता में काबिज होना है उनको लेकर जो है पूरी तैयारी जो है जमीन स्तर पर करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल, चलिए लगातार बने रहिएगा हमारे साथ। और मध्य प्रदेश भोपाल से हमारे साथ मुक्ता पाठक जी भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मुक्ता जी, मुझे लगता है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को लगता है या कांग्रेस को लगता है कि हमारा पूरा कॉन्फिडेंस है, हमारी सरकार है, और पिछली बार के इलेक्शन में जिस तरह से हम सीटों को लेकर आए थे, तो उनको लगता है कि कांग्रेस का ही एक गढ़ और कब्जा रहेगा छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो यहां भी भारतीय जनता पार्टी को ऐसा ही लगता है कि शिवराज सिंह चौहान हैं और बीजेपी की ही सरकार बनेगी, लेकिन 2018 में जो हमने तस्वीरें देखी थी वो बिल्कुल अलग हो गई थी। तो क्या माना जाए कि क्या जो मुद्दे हैं उन उतार चढ़ाव को देखते हुए क्या एक बदलाव हम फिर से देख पाएंगे? दूसरा महत्वपूर्ण बात यह भी है कि पिछली बार की तरह, क्योंकि जनता के मन में ये चीजें आती हैं, वो भी इतनी समझदार हो गई है कि हम एक जनादेश देते हैं, जनादेश के बाद खरीद फरोख्त हो जाती है, और उसके बाद वो जिसको चाह रहे हैं वो नहीं हो पाता। ये राजनीतिक दल हैं, ये यूं ही लड़ते रहेंगे, इनकी राजनीति चलती रहेगी। लेकिन अब मुख्य रूप से ये हो गया है कि विकास कितना हुआ, उनके मुद्दों पर, जनता से जुड़े मुद्दों पर काम कितना हुआ, इन तमाम चीजों को लेकर मुझे लगता है अब इस बार वोटिंग होगी, और जिसको जनता चुनेगी मुझे नहीं लगता या तो बहुमत के साथ आएगा, मिला जुला तो असर देखने को नहीं मिलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, मध्य प्रदेश की राजनीति में ये पहली बार हुआ था कि सत्ता इस तरह से जो 22 विधायक दूसरी तरफ चले गए थे और पूरा सत्ता परिवर्तन हुआ था। बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ का ये मुद्दा बहुत चला था उपचुनाव में, तो ऐसा तो होगा नहीं। इस बार जो भी वोट डलेंगे वो डेवलपमेंट का जो इशू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा आपने कहा है, और लगातार बीजेपी और कांग्रेस भी इसी इशू पे लगातार बात कर रही है, विकास के मुद्दे पे। और दूसरी जो बात है कि बदलाव होगा कि नहीं, ये कहना बहुत मुश्किल है। देखिए, कांग्रेस बहुत दावे कर रही है, उसको लग रहा है 130 प्लस सीट्स उसके आ जाएंगी। बीजेपी हाँ चिंता में है, उसको लगता है कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन बीजेपी लगातार अपने वीक पॉइंट्स को जो है वो कंट्रोल कर रही है। देखिए, जो आज लिस्ट जारी हुई उसका वो है, लगातार केंद्रीय नेतृत्व आ रहा है, मॉनिटर कर रहा है, जो भी अंतर कलह है उसको भी जो है रोकने की कोशिश कर रहा है। अमित शाह ने डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं बड़े बड़े नेताओं को कि जितने भी रूठे हुए नेता हैं, जितने भी वरिष्ठ बीजेपी के नेता हैं जो रूठे हुए, उन सबको मनाया जाए, उन सबको एक्टिवली इन्वॉल्व किया जाए, जिसका नतीजा है कि जयंत मलैया को चुनाव घोषणा समिति का इंचार्ज बनाया गया है। तो इस तरह से बीजेपी लगातार ऐसे काम कर रही है जिससे वो सबको साथ लेके चलने की कोशिश कर रही है। और जो 2018 की हम बात करें तो उसमें बहुत सारे इश्यूज थे। एक तो कांग्रेस का फार्मर्स का जो कर्ज माफी की घोषणा थी वो था, उसके बाद जो ट्राइबल्स थे वो वोट बैंक शिफ्ट हो गया था। लेकिन आप देखिए, यहाँ पे बीजेपी ने चुनाव से कुछ महीने पहले ही जो लाडली बहना योजना की जो घोषणा कर दी, और हर महीने के 10 तारीख को जो पैसे पहुंच रहे हैं सारी महिलाओं के खाते में, उससे एक बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित हो सकता है। हम ये नहीं कहेंगे कि होगा, हो सकता है, क्योंकि जब आपके अकाउंट में पिछले 3-4 महीने, जब इलेक्शन होगा, जब वोट डलेंगे, उससे 3-4 महीने पहले से आपके अकाउंट में लगातार पैसे आ रहे हैं और वो अमाउंट जो है वो लगातार मुख्यमंत्री बढ़ा रहे हैं, तो इन सब चीजों का नतीजा वोटिंग में दिखेगा और ये सब चीजें बीजेपी को हेल्प करेंगी। हालांकि कमलनाथ बहुत कॉन्फिडेंट है, उनके पास जो वो सर्वेज उन्होंने कराया और उनको लगता है कि नहीं, लोग नाखुश हैं और वो जो है पंजे के निशान पे वोट डालेंगे। लेकिन आप वोटिंग क्रिकेट के जैसे आप कभी भी कोई चीज प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आखिरी गेंद में क्या हो सकता है। तो बदलाव होगा नहीं होगा ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी भी है, कांग्रेस कॉन्फिडेंट है, लेकिन बीजेपी जो है वो बिल्कुल स्ट्रैटेजी से अपनी काम कर रही है और जहां भी उसको लग रहा है कि उसके वीक पॉइंट्स है वो उसको बिल्कुल कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। बिल्कुल मुक्ता जी, यहां पर एक बात और हमें समझनी होगी, जैसे भारतीय जनता पार्टी कई योजनाओं को लेकर आई है और लाडली बहना योजना लेकर आई है, उधर कांग्रेस ने भी कई सारे वादे कर दिए हैं, 500 रुपए में गैस सिलेंडर की बात हो रही है, नारी सम्मान योजना की बात हो गई है। आम आदमी पार्टी अलग तीसरे विकल्प के रूप में पूरा जोर लगा रही है, वो कहीं ना कहीं बिजली, शिक्षा, पानी वो हमें
हमेशा आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर ही अटैक कर रही है। जो उनका मॉडल दूसरे स्टेट्स में है उसको लेकर लगातार वो एक जोर यहां पर दिखा रही है। अब वो आएंगे नहीं आएंगे ये आने वाले समय की बात है। तो मुझे लगता है जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर तीनों ही बहुत तेजी से प्रहार कर रहे हैं। अब किसके प्रहार में कहते हैं ना कि किसका हथियार जो है बड़ा ताकतवर होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये मिले जुले मुद्दे ही हैं, एकदम से अलग कोई कुछ नहीं कर रहा है। यदि लाडली बहना है तो नारी सम्मान भी है महिलाओं के लिए। केजरीवाल ने भी बहुत सारा दूसरे स्टेट्स में किया, तो यहां भी वो उन्हीं मुद्दों को उसी मॉडल के साथ है। मुझे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो आने वाले समय में कि मिले जुले मुद्दों के साथ ये तीनों ही मिली जुली चीजों को लेकर आए तो मध्य प्रदेश में एक नई तस्वीर हमें देखने को मिले। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, आम आदमी पार्टी ने फ्रीबीज देने का एक जो है चलन शुरू किया है। उसके बाद हम लगातार देख रहे हैं कि उसी के डायरेक्शन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना की घोषणा की। कांग्रेस में आपने कहा, देखिए 500 रुपए सिलेंडर की बात है, नारी सम्मान की बात है। लेकिन यहां पे एक छोटा सा फर्क है कि बीजेपी जो है वो पहले ही पैसे अकाउंट में आ रहे हैं सबके। तो जो चीज आपके पास आ रही है और जो चीज फ्यूचर में प्रॉमिस की गई है उसके बीच का डिफरेंस है। तो जनता किसको वोट देगी कि जहां पे पैसे आ रहे हैं आपके अकाउंट में, और मैंने जैसा बताया 3-4 महीने हो जाएंगे जब आप वोटिंग करने जाएंगे तो आपके अकाउंट में पैसे आ रहे हैं। कांग्रेस ने भी वादा किया है। आम आदमी पार्टी लगातार फ्रीबीज का वादा करती है, बहुत सारे सेक्टर्स में वादा करती है, चाहे वो हेल्थ है, बिजली है, बहुत सारी इश्यूज है। लेकिन बीजेपी को यहां पे एक छोटा सा एडवांटेज ये है कि वो पैसे ऑलरेडी आ रहे हैं बहनों के खातों में, महिलाओं के खाते में, और बहुत सारी महिलाएं हैं जो इस इश्यू से जुड़ गई हैं क्योंकि उनको पैसे मिल रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे हैं। तो क्या वो किसको वोट देंगी, जहां से पैसे आ रहे हैं या जिससे उम्मीद है कि आएंगे, ये देखना होगा। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया मुक्ता जी, और शशिकांत साहू भी हमारे साथ जुड़े थे। शशिकांत जी, आपका भी बहुत शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए। तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ी खबर है। पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की आई है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए। मध्य प्रदेश से 39 नाम, छत्तीसगढ़ से 21 नाम। इनकी तैयारियां तो समझ लीजिए शुरू हो गया। अब कांग्रेस को देखना है कि कौन से वो ऐसे मजबूत दावेदार होंगे जो इन लोगों को कहीं ना कहीं एक कंपटीशन दे पाएंगे। ये देखना दिलचस्प होगा आने वाले समय में। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।